ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम डॉक्टर इमरान शहज़ाद और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है गायनोकोमेस्टिया। गायनोकोमेस्टिया क्या होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं, इसकी तशख़ीस कैसे की जाती है और इसका इलाज किन से करवाना चाहिए और क्या करवाना चाहिए, आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। गायनोकोमेस्टिया इज़ अ मेल ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, मर्दों में छाती का बढ़ जाना, इसको गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। गायनोकोमेस्टिया की मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं, जिनमें टॉप मोस्ट जो वजह बुक्स में लिखी जाती है वो है अननोन एटियोलॉजी, यानी इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती। लेकिन इसकी जो दूसरी वजूहात जिनको हमें ज़रूर देखना पड़ता है और हम एक्सक्लूड करते हैं वो सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं, जिनमें टॉप मोस्ट फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं। मसलन वेट गेन होने की वजह से छाती का बढ़ जाना, बुढ़ापे की वजह से, जवानी आने की वजह से, ये फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। इसके अलावा कुछ पैथोलॉजिकल रीज़न्स होती हैं, मुख्तलिफ़ तरह के कैंसर्स हैं जिसकी वजह से गायनोकोमेस्टिया हो जाता है। कुछ मेडिसन्स जो रेगुलर रूटीन में पेशेंट यूज़ करते हैं, मसलन हार्ट की मेडिसन होती हैं, जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम पेशेंट को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा हमारे माशरे में एडिक्शन की बीमारी, मसलन अल्कोहल, हेरोइन, ये भी इस बीमारी की वजूहात बनती हैं। अब ये प्रॉब्लम अगर किसी को है तो इसकी तशख़ीस कैसे की जाएगी? मोस्टली गायनोकोमेस्टिया की जो तशख़ीस है ये क्लिनिकल होती है। हम पेशेंट को हिस्ट्री लेते हैं, एग्ज़ामिन करते हैं और फिर एक हमारा फाइनल डायग्नोसिस बन जाता है। अगर सेकेंडरी रीज़न्स की वजह से गायनोकोमेस्टिया हो तो फिर हम उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली ये फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स की वजह से होता है। अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इसका इलाज क्या है। पहले के दौर में जब क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन्स नहीं होते थे तो क्या करते थे, एक बड़ा सा इंसिजन देकर जो फैट और फाइब्रस कंपोनेंट और जो ग्लैंडुलर कंपोनेंट होता था उसको वो निकाला जाता था और वो एक बहुत ही बुरा सा स्कार फील होता था। लेकिन विद द रीसेंट एडवांसेस मॉडर्न दौर में अब इसका इलाज बहुत ही मिनिमल इन्वेसिव तरीके से किया जाता है और जो लेटेस्ट इसका इलाज है वो लाइपोसक्शन के थ्रू जो फैट फाइब्रस कंपोनेंट है उसको रिमूव किया जाता है। लाइपोसक्शन ये बड़ा ही लेटेस्ट इलाज है। इसमें बहुत ही बारीक से सुराख करके स्पेशलाइज्ड कैनुलाज होते हैं जिनके ज़रिए फाइब्रोफैटी कंपोनेंट को निकाला जाता है और सर्जरी के बाद 2 घंटे के बाद पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। नॉर्मली बहुत ही कम कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें देखी जाती हैं। जब हम सर्जरी कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो एंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि स्मूथ चेस्ट कंटूर हम अचीव करें। 2 घंटे के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके बाद कंप्रेशन गारमेंट्स 2 से 3 महीने वो पेशेंट ने यूज़ करने होते हैं ताकि प्रॉपर चेस्ट की शेप आ सके। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो ओला डॉक के थ्रू
میری اپوائنٹمنٹ بک کر سکتا ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل OPD 1 میں روزانہ شام 7 سے 9 بجے بیٹھتا ہوں. تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں.